नमस्कार। आज समझते हैं कि ऑडियोलॉजिस्ट या श्रवण चिकित्सक किस तरह से कान की जांच करता है और कान के कौन कौन से भाग होते हैं और कौन कौन से टेस्ट इस्तेमाल करता है। पहला अगर हम देखें तो ये चेहरा, ये हमारा चेहरा, ये बाहर का कान, ये बाहर का कान, यहां से कान शुरू होता है और जाता जाता मस्तिष्क तक, यहां तक जाता है या टेम्पोरल लोब तक जाता है। यहां से लेके यहां के बीच जो आम क्लासिफिकेशन समझाया जाता है वो है एक्सटर्नल ईयर, बाहर का कान, मिडिल ईयर, बीच का कान और इनर ईयर, अंदर का कान। ये एक ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट के लिए काफी होता है, लेकिन जब एक ऑडियोलॉजिस्ट इस क्लासिफिकेशन को समझता है तो उसे कम से कम इसको 6 हिस्सों में तोड़ना चाहिए, तभी वो समझ पाएगा, क्योंकि 6 हिस्सों की जांच करता है वो अलग अलग। कौन कौन से 6 हिस्से? पहला एक्सटर्नल ईयर, बाहर का कान, दूसरा मिडिल ईयर या बीच का कान, तीसरा इनर ईयर या अंदर का कान, चौथा रेट्रोकोक्लियर पाथवे या जिसके अंदर ऑडिटरी नर्व जाता है, पांचवा सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे और छठा ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो 6 हिस्सों में तोड़ना चाहिए और 6 हिस्सों में अगर वो तोड़े तो 6 हिस्सों के जांचों के ऊपर ये बता सकता है कि किस हिस्से में कैसा सुनने में कमी है। जैसे कि बाहर का कान या एक्सटर्नल ईयर, ये जो कान का छेद है, इसके बारे में अगर जानना है तो आसान तरीका है ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जो हम झांक कर कान के अंदर देखते हैं। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कान का पर्दा दिख जाता है, अगर मोती के रंग का है और एक कोन ऑफ लाइट है तो पर्दा नॉर्मल है, छेद है, उसके अंदर मैल है, ये तमाम तरह की चीजें भी दिखती हैं ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन से। दूसरा तरीका हुआ कान, बाहर के कान को जांचने का, वो है ईयर कैनाल वॉल्यूम, ECV जिसको बोलते हैं। ये किस जांच में आता है? ये इमिटेंस ऑडियोमेट्री में आता है, जहां की एक प्रोब डाला जाता है कान के अंदर और पहला रीडिंग आएगा ECV। अगर 2 cc से ज्यादा या कम हो तो देखिए कि क्या गड़बड़ है। अगर कान के पर्दे में छेद हो, इस पर्दे में अगर छेद हो तो इतना बड़ा वॉल्यूम आएगा। अगर कान के अंदर मैल जमा हुआ हो, वैक्स हो, तो वॉल्यूम घट जाएगा। ये तमाम तरह की चीजें होगी। तो 2 टेस्ट जिससे कि बाहर के कान को हम जान लें। उसके बाद शुरू होता है बीच का कान। ये जो अगर लाल हिस्सा आप देखते हैं, ये कान का पर्दा जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। फिर MIS या 3 हड्डियां, माइलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटा हड्डी। उसके बाद स्टेपिस से लगा हुआ एक मसल या मांसपेशी जिसे हम सेपिडियल मसल बोलते हैं, उसकी जांच भी होती है। और साथ ही साथ ये यूस्ट्रेशियन ट्यूब, 35 मिलीमीटर का ट्यूब, जो कि हमारे कान को और गले को जोड़ता है, इसकी जांच होती है मध्यकर्ण में। कैसे जांच होती है? ऑटोस्कोप से तो हमने कान के पर्दा को देख लिया। दूसरा, अगर इमिटेंस ऑडियोमेट्री का इस्तेमाल करें, जहां की एक प्रेशर दिया जाता है, यानी कि हवा का दबाव दिया जाता है, किसके किसके बीच? -400 डापा और +200 डापा के बीच। यानी कि एक हवा का दबाव, यहां अगर आप देखें तो एक प्रोब डाला गया, एक हवा का दबाव दिया गया, जिससे कि कान का पर्दा अंदर की तरफ धकेला जाएगा। कान की हड्डियां अगर लचीली हैं तो वो दबेगी, फिर बाहर की तरफ खींचा जाएगा। तो कान की हड्डियां अगर लचीली हैं तो वो खींचेंगे भी। जब ये काम किया जा रहा है, साथ ही साथ एक आवाज भी दिया जाता है। वो आवाज कितने मात्रा में अंदर जाता है कान के और कितने मात्रा में बाहर आता है कान के, उसको नाप कर एक ग्राम बनता है, जिसे हम टिम्पैनोग्राम बोलते हैं। तो अगर आप देखें तो इस तरह का टिम्पैनोग्राम बनता है। इसके कई तरह होते हैं। कान की मध्य कान की बीमारी के ऊपर ही पता चलता है। तो बीच का कान हम जांच ऐसे लिए। और एक तरीका हुआ यूस्ट्रेशियन ट्यूब, जो मैंने बताया आपको, वो नली 35 मिलीमीटर की जो जोड़ती है हमारे कान को और गले को, उसको अलग अलग तरीके से हम जांच सकते हैं। पानी निगलकर नाक में हवा भर के, वो अगर ट्यूब खुलती है तो सही है, नहीं खुलती है तो गड़बड़ है। वो भी इमिटेंस ऑडियोमेट्री से हो सकता है। तीसरा मैंने बताया था, इन 3 हड्डियों में से एक हड्डी स्टेपिस, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है, उसे सस्पेंड करने वाली या फिर टांगने वाली जो मांसपेशी होती है, उसे स्टेपिडियस मसल बोलते हैं। उसका एक काम ये होता है कि जोर की एक आवाज आई तो अब इतनी जोर की आवाज अचानक कान में घुस जाए तो कान का अंदर का सब खराब कर जाएगी। इसलिए ये जो मांसपेशी ये खिंच जाती है और ये जो अंदर आवाज जाती है वो रुक जाती है। जोर की आवाज अंदर अचानक नहीं जाती है। तो इसको जांचने के लिए भी रिफ्लेक्स या सेपिडियल रिफ्लेक्स जांचने के लिए भी टिम्पैनोमेट्री में प्रावधान होते हैं। तो ये हो गया आपका मध्यकर्ण और मध्यकर्ण को
जांचने के कई तरीके, टिम्पैनोग्राम, MEMR दैट इज अकॉस्टिक रिफ्लेक्स, कॉम्प्लायंस इन सीसी, TPP, इंडापा, ग्रेडियंट और स्टेशनरी फंक्शन। ये मिडिल ईयर को जांचने के तरीके हो गए इमिडेंस के थ्रू। उसके आगे अगर बढ़े तो ये नीले रंग का ढांचा है, इसे हम कॉक्लिया या अंदर का कान बोलते हैं। ये कॉक्लिया या अंदर का कान, इनर ईयर, ये एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ की जो आवाजें आ रही हैं कंपन के माध्यम से या वाइब्रेशन के माध्यम से, ये खिंचाव के चलते, हेयर सेल्स के खिंचाव, इसके अंदर जो तंतु है उनके खिंचाव के चलते इलेक्ट्रिक करंट में, विद्युत तरंगों में परिवर्तित हो जाती हैं, -80 मिलीवोल्ट्स के लगभग का। तो ये इनर ईयर का जो जांच है वो बड़ा अहम होता है, और इसके जांच के लिए हमारे पास कई एक साधन है, जिसमें मुख्य है प्योर टोन ऑडियोमेट्री, है ना। एक ऑडियोग्राम बनता है, अलग अलग तरह की आवाजें, इस तरह की आवाजें आती हैं, उंगली से हम बताते हैं कि भाई वो आवाज सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही है। सो प्योर टोन ऑडियोमेट्री एक बड़ा सहज तरीका है, आम टेस्ट है, सबसे आम टेस्ट है और सबसे खास टेस्ट है ऑडियोलॉजी का, जो कि अंदर के कान को खास जांच करता है। साथ ही साथ ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट आपने सुना होगा, जो भाई इस तरह का फोक आता है जिसको कि बजाते हैं, फिर कान के पास ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, उससे भी अंदर के कान का जांच किया जा सकता है। तो इस तरह अगर आप देखें तो कॉक्लिया या अंदर के कान को जांचने के लिए प्योर टोन ऑडियोमेट्री है, ट्यूनिंग फॉर्क है, और कुछ विशेष टेस्ट है जैसे कि ABLB, CC, इसे स्पेशल टेस्ट बोलते हैं, मेड्स टेस्ट और इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी। इलेक्ट्रोड या तो कॉक्लिया के पास डालकर या मध्यकर्ण के प्रोमोनरी बोन के ऊपर लगाकर इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी भी किया जाता है। कॉक्लिया के बाद अगर देखें तो यहां से कान की नस निकलती है, जो कि इस ट्यूब के अंदर जाती है, इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स। यहाँ अमूमन श्वानोमास या जिसे हम अकूस्टिक न्यूरोमा बोलते हैं वो हो जाता है, इसलिए ये हिस्सा जांच करना भी जरूरी है और अहम भी है, क्योंकि ट्यूब के अंदर है। तो इसको जांच करने के लिए कई टेस्ट होते हैं, जिसे कि हम ABR, इस पाथवे को रेट्रोकॉक्लियर पाथवे बोला जाता है, ABR और ABR टोन डिके टेस्ट, अकूस्टिक रिफ्लेक्स, अकूस्टिक रिफ्लेक्स लेटेंसी। ABR का जो पहला पीक और दूसरा पीक है वो इसी से निकलता है, इसलिए बड़ा मदद करता है। तो ABR में बच्चा सोता है और सो जाने के बाद उसके सर पे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, 3 जगह कम से कम 4 जगह पे लगाए जा सकते हैं। बच्चा या बड़ा सोता है, फिर आवाजें आती हैं क्लिक 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 क्लिक, और वेव्स बनती है, इस तरह के वेव्स बनती हैं, जिससे कि ये पता लगाया जाता है कि जो आवाजें अंदर गई वो कान के नर्व के द्वारा और आगे के पाथवे के द्वारा प्रोसेस हुई या नहीं हुई। एक बार कॉक्लिया नर्व का जांच हो गया, उसके आगे आता है सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे। इसको जांचने के लिए 3 तरह के लेटेंसी टेस्ट होते हैं, एक शॉर्ट लेटेंसी टेस्ट जिसे ABR कहा जाता है, एक मिडिल लेटेंसी टेस्ट MLR कहा जाता है, और एक लेट लेटेंसी जिसे हम LLR या P300 बोलते हैं। यहाँ तक हो गया P300 से वो जागृत अवस्था में की जाती है, बाकी दोनों सुप्त अवस्था में या व्यक्ति जब सोया हुआ है तब किया जाता है। P300 से हम ये जान सकते हैं किस तरह हमारा ब्रेन स्पीच स्टिमुलाई को प्रोसेस करता है। और इन सबके ऊपर जो एक टेस्ट किया जाता है जो अहम है, सुनने में कमी हो जाए तो दिक्कत सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि बातचीत समझना कम हो जाता है, वो है स्पीच ऑडियोमेट्री, जहाँ की व्यक्ति के कानों में हम, ये टू रूम सेटअप नहीं होता, व्यक्ति के कानों में हम हेडफोन देते हैं, इधर से कुछ शब्द बोलते हैं, अलग अलग तरह के शब्द भी हैं, वाक्य भी हैं, और जिस तरह व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति को सुनने में जो कमी है वो किस तरह की। ये कुछ टेस्ट है जो कि हम लोग करते हैं अमूमन, ताकि बच्चे के सुनने की क्षमता को, बड़े की सुनने की क्षमता को जाना जा सके, इन 6 हिस्सों में किस हिस्से में सुनने में कमी है वो जा सके, और इसके लिए कौन से उपाय लगेंगे, हियरिंग एड लगेगा, ऑडिटरी ट्रेनिंग लगेगा, या किस तरह की चीजें लगेंगी वो पता लगाया जा सके। ये एक ऑडियोलॉजिस्ट करता है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा और कई चीजें करता है, जिसके बारे में कभी और बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।